नमस्कार दोस्तों, S2OK स्टडी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर में 26 तारीख 10 का महीना 2018 में ये द्वितीय पाली में क्वेश्चन आया हुआ है और हम इसमें से आप लोगों के हिंदी के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोगों को ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को जल्दी से शेयर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद या साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति को। तो ये क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है 26/10/2018 का। तो चलिए इसको जल्दी से बताइए आप लोग। ये हिंदी के सभी क्वेश्चन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रस का मतलब होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 6, 3 या 4? आपको बताना है कि दोहा में कितने चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं रस, अलंकार, गुण या छंद। बताना है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? जल्दी से जवाब देंगे इसका। सभी लोग जवाब देते हुए बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलंकार। पढ़े होंगे आप लोग, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? अलंकार होता है। तो वही शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? अलंकार। और रस ऊपर पढ़े हैं कि आनंद की प्राप्ति कराता है, उसे रस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? उष्म, अंतस्थ, स्पर्श या अयोग्यवाह? आपको बताना है य, र, ल, व किस प्रकार का व्यंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और उसमें व्यंजन होते हैं कितने? उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ये बड़ा वाला स, ये षटकोण वाला स, और ये छोटा वाला स, और ये ह। तो उसमें व्यंजन भी पूछता है। और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? 25 होते हैं। 25 होते हैं। 25 कहाँ से कहाँ से? क से लेके पूरा प वर्ग के जितने हैं वहाँ तक, क से कितना तक? म तक। ये 25 स्पर्श व्यंजन है। और अयोग्यवाह किसको बोलते हैं? एक अंग को, एक अ को। ठीक है, दोनों को मिला के अयोग्यवाह बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। चारों ऑप्शन समझते हुए चलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप लोग सही सही कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा, मित्र, कार्य या त्योहार? तो राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। कृपा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है? आपको बताना है कि जो वचन है वो किसका बोध कराता है। प्राणी या वस्तु में के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, या प्राणी या वस्तु के लिंग का? आपको बताना है कि वचन जो है किसका बोध कराता है। जल्दी जल्दी जवाब देंगे आप लोग कि वचन किसका बोध कराता है। तो वचन हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ठीक है, जैसे वचन क्या होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
तो हिंदी में तो दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे एक है कि अनेक है, उसे हम लोग वचन का बोध करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें बताना है कर्म कारक है कि संबंध कारक है कि अधिकरण कारक है कि कर्ता कारक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। चलिए बताइए जल्दी से इसका जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा? कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि किसी वाक्य में, तीन चारों में से किस में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सर्वनाम बताना है, तो सर्वनाम किस में लगा? ये मैं क्या है? सर्वनाम है, इसलिए ये हो जाएगा। और सर्वनाम कहते किसके हैं? जो कर्ता के स्थान पर प्रयोग होता है। तो यहाँ मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, विशेषण शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? आपको बताना है संज्ञा की कि कारक की कि क्रिया की, वचन की। जल्दी से जल्दी जवाब देंगे आप लोग। जवाब देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? कोई इसको गलती नहीं करेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा की, ठीक है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? विशेषण बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2? कर्म के आधार पर पूछा है, तो कर्म के आधार पर कितने होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर करते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या होता है? अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्याकरण में काल का अर्थ है, व्याकरण में काल का अर्थ है अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। बताना है कि व्याकरण में काल का अर्थ क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये कई पेपर में पूछा गया है कि काल का क्या अर्थ है, काल का क्या अर्थ है। तो काल का मतलब क्या होता है? समय होता है, ठीक है। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल जो होता है वो समय के दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक या करण कारक की कर्ता कारक? बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या? संप्रदान कारक, ठीक है। इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, ताले की चाबी है, ठीक है, तो संप्रदान कारक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भौदिया, डिबिया, साध्वी या संचालक? पुल्लिंग बताना है। 3 इसमें स्त्रीलिंग दिया हुआ है, एक क्या है? पुल्लिंग दिया हुआ है। तो जल्दी से बताएंगे, तो देर न करते हुए इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संचालक। संचालक जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। बाकी ये तीनों भौदिया, डिबिया और साध्वी ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर आज का हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। शोक, पृथ्वी, चंद्र, परख, चारों में से बताइए आप लोग कौन सा नहीं है। जल्दी जल्दी जवाब देंगे आप लोग। तत्सम शब्द नहीं है, इसका बताएंगे आप लोग। और जो लोग थोड़ा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो जल्दी से वीडियो को क्या कर दें? लाइक कर दें, ठीक है।
बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ लिखने में और बनाने में, तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर दें। और ये हम जो लोग अभी अभी जुड़े हैं हम उनको बता दें कि ये 26/10/2018 का प्रीवियस ईयर पेपर का हिंदी के प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप लोग देख सके कि कैसा क्वेश्चन आता है, और ऐसे ही आगे आने वाले प्रश्नों में क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो परख है, परख क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं। आपको बताना है कि सभी तद्भव शब्द किस विकल्प में है, पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में, बताइए। ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए कि किस में सभी तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव है। देखिए तद्भव क्या होता है? संस्कृत से जो शब्द बने होते हैं हिंदी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ठीक है, और जो संस्कृत का ज्यों का त्यों लिख देते हैं उसको तत्सम बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, पहला, आग, जीभ और घर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। बताना है कि दूध का पर्याय नहीं मतलब दूध, 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें दूध का मतलब दूध होता है, बाकी एक जो ऐसा ऑप्शन दिया होगा उसमें दूध का मतलब नहीं निकलेगा। तो सबको पता है राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी, अमीय। अमीय किसका है? देखिए दूध मतलब दूध होता है, पय मतलब भी दूध होता है, गौरस मतलब भी दूध ही होता है, ये 3 दूध का है। और ये अमीय किसका है? तो ये हम लोग का होता है उसका अमृत का, अमृत का। ठीक है, अमृत को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीय बोलते हैं, सुधा भी बोलते हैं। ठीक है, पीयूष भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष या स्पष्ट। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लॉन्ग होगा, आप लोग स्किप नहीं करेंगे, अंत तक बने रहेंगे ताकि क्वेश्चन आप लोग अच्छे से डिटेल में समझते हुए चलेंगे, क्योंकि सभी ये पेपर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। तो आप लोग स्किप करके भागेंगे नहीं, लास्ट तक जरूर वीडियो को देखेंगे। उम्मीद रहेगा कि जितने भी लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग लास्ट तक अवश्य बने रहेंगे। बाकी जिसको पुलिस में नहीं होना है वो तो एक क्वेश्चन देखने के बाद ही भाग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो भाग जाएगा। चलिए इसका देखेंगे हम लोग। सापेक्ष का क्या हो जाता है? सबको पता है सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। ठीक है, विलोम शब्द। और इसका देख लेते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए सापेक्ष का विलोम क्या होता है? निरपेक्ष होता है, प्रतिपक्ष नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है, और परोक्ष भी नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, सापेक्ष का क्या होता है? निरपेक्ष होता है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 17 के बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है कि अंग, गोदी, हिस्सा या गोद, संख्या, अध्याय, संख्या, भाग, टुकड़ा, अध्याय, समय, अवस्था। आपको बताना है इसमें से, जल्दी से बताइए अंक को क्या क्या बोलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंक को क्या क्या बोलते हैं? गोद बोलते हैं, गोद बोलते हैं, संख्या भी बोलते हैं और अध्याय भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, अपराध बोध होने से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि या पश्चाताप। बताना है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, जैसे आप कोई अपराध कर दिए उससे जब ग्लानि होता है तो उसको क्या बोलते हैं?
तो उसको हम लोग बोलते हैं पश्चाताप। ठीक है, अपराध होने के बाद उससे गिलानी होती है बार बार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चाताप बोलते हैं कि पछतावा हो रहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये छोटा वाला चीर और ये बड़ा वाला चीर के अर्थ का सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़ वस्त्र, पुराना वस्त्र। देखिए इसको याद रखिए। देखिए यहाँ पे चीर छोटा वाला है, यहाँ पे बड़ा वाला है, तो ध्यान से इसका आंसर करेंगे और लास्ट तक आप लोग देखेंगे। आज 33 प्रश्न है, तो 33 प्रश्नों तक बने रहेंगे और बताएंगे कि ये प्रीवियस ईयर PYQ में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पूरे 33 में से कितने क्वेश्चन लगभग आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे आप लोग गलत कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुराना और वस्त्र। पुराना और वस्त्र। देखिए ये भी वस्त्र और पुराना है, लेकिन ये छोटा वाला चीर पहले लिखा है। ठीक है, इसलिए पहले पुराना, और ये बड़ा वाला चीर का मतलब होता है वस्त्र। ठीक, तो थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो कई लोग ये भी ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला नहीं है। अगर यही ये पहले इस तरह दिया होता तो ये वाला ऑप्शन रहता है, ये चीर दिया रहता तो ये ऑप्शन बी रहता, लेकिन ये वाला ऐसे दिया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है? संयोग, सुकर्म, संभाव या स्वयं? जल्दी से बताएं। तो सम उपसर्ग से क्या बना है? संयोग। क्या बना है? संयोग। संयोग का संधि विच्छेद क्या करेंगे? सम ऐसे प्लस योग। ठीक ना, तो बन जाएगा संयोग। ठीक है, तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का आज का। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गीला, ईला, ला या बड़ी ईला? बताना है कि रंगीला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देख लीजिए पेपर का लेवल, दो दो ऑप्शन एक एक जैसे मिल रहे हैं। अभी ऊपर भी आप लोग को एक जैसे ऑप्शन मिले थे और ऐसे भी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलती कराता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग याद रखेंगे अच्छे से। ये रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये वाला है, डी वाला, बड़ी ई और ला, ईला। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण या यण या वृद्धि या दीर्घ? आपको बताना है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी संधि? गुण संधि है। और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ठीक है, ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक, यहाँ पे अ प्लस उ मिलके बना है ओ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो वाक्य शुद्ध है उसको आपको बताना है। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है या उसे शिमला जाना है? ये तो आसान है, आप लोग देख के भी हल कर सकते हैं। जल्दी से बताएं। इसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको लगेगा सही है वही सही होगा। हिंदी अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग देख के समझ सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो समास से भी क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो समास को भी अच्छे से तैयार कीजिए। सज्जन में हम लोग का हो जाएगा, आप लोगों का ऑप्शन ए कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास? कर्मधारय। इसका उसका ये कैसे करेंगे? समास विग्रह, सत प्लस जन, सत प्लस जन। ठीक है, सज्जन। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो जहाँ विशेषता बताएगा वहाँ पे
कर्मधारय समास। जहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा वहाँ पे तत्पुरुष समास। द्वंद्व में जहाँ पे योजक चिन्ह आ जाएगा, योजक चिन्ह आ जाएगा और का ऐसे वाला, तो ये योजक वाला हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, माता पिता, ठीक है। एक होता है द्विगु, द्विगु में संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, ये 4 राहों का समूह चौराहा, त्रिकोण, त्रिभुवन, ऐसे जब आएगा तो द्वंद्व समास होगा। और यहाँ पे सज्जन किसका है, तो कर्मधारय का है। डिटेल में देखते हुए बढ़ेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 7 या 3? आपको बताना है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। सॉरी, ये वाक्य नहीं है, वाच्य होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन जो है वाच्य नहीं है, ये च नहीं है, को नहीं है, च है, वाच्य, ठीक है। टाइपिंग इधर है, ऑप्शन के हिसाब से ये बताइए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है उसे आप लोग करेंगे, वाक्य नहीं है, ठीक है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। और देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है कर्तृवाच्य। 3 कौन कौन से होते हैं? ये वाच्य है, च है यहाँ पे, ठीक। एक होता है कर्तृवाच्य, ये ऐसे कर्तृवाच्य। एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य, एक भाववाच्य, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, यही आप लोग से पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 27 नंबर क्वेश्चन है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव का भेद बताइए। परिणामवाची, निपात है, समुच्चय बोधक है, प्रश्नवाचक है। बताइए आप लोग कि ये जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा अवयव है? तो इसमें कौन सा अवयव है? निपात है। क्या है? निपात है, ठीक है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, इसमें क्या है? निपात है, ठीक है। जो दिन भर है वो निपात है। निपात का अर्थ क्या होता है? अनेक होता है, इसलिए ये निपात कहे जाते हैं, ठीक है। और निपात का कोई लिंग और वचन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन देता है कि किसका लिंग और वचन नहीं होता, ठीक है। लिंग और वचन किसका नहीं होता? तो निपात के लिंग और वचन नहीं होते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। प्रश्नवाचक है कि अल्प विराम है या पूर्ण विराम है या विस्मय बोधक है? आपको बताना है कि चिन्हों के नाम बताइए आप लोग कि ये कौन सा चिन्ह है। ये ऐसे किसको, कौन सा चिन्ह होता है? ये वाला, ऐसे वाला बिंदी, तो इसको हम लोग कौन सा चिन्ह बोलते हैं? विस्मय बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये वाला। प्रश्नवाचक सब लोग समझते हैं, ये हंसुआ जैसा, ये नीचे बिंदी। अल्प विराम क्या होता है? तो अल्प विराम हम लोग बोलते हैं ये जो कामा होता है उसको हम लोग। और अर्ध विराम किसको बोलते हैं? जो कामा के ऊपर एक बिंदी होता है, ठीक। और पूर्ण विराम खड़ी पाई को बोलते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। अल्प विराम कामा को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। दिया है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। एक मुहावरा दिया हुआ है, बाल की खाल निकालना। बढ़ा चढ़ा कर बात कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना या मुश्किल काम करना। जल्दी से बताएंगे कि बाल की खाल निकालने का मतलब क्या होता है। बाल की खाल कब बोलते हैं कि निकाल रहे हैं? तो बहुत मीन मेख निकालना, ठीक है। किसी चीज में क्या करना, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए उसको एकदम कर देना, ठीक है। बहुत मीन मेख निकालना, ठीक है। बाकी सब असंगत विकल्प है। जो विशेष अर्थ को दिखाएगा उसी को हम लोग यहाँ पे मान्यता देंगे, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा की बात करना नहीं होगा, गुण दोष की परख करना भी नहीं होगा, मुश्किल काम करना भी नहीं होगा। यहाँ पे बहुत मीन मेख निकालना हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कोई लोग रहते हैं, कोई टॉप कर देता है एग्जाम में, बहुत जैसे स्टूडेंट हम लोगों के मेहनत करके पास होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं लोग, तुक्का लगा के पास हो गया, किस्मत के भरोसे पास हो गया। तो वैसे लोग बाल की खाल निकालते हैं, बहुत मीन मेख निकालते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और मुहावरा है जो कि बहुत फेमस मुहावरा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लोकोक्ति है ये। इसका अर्थ बताना है, थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, या सुख ही सुख होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख। क्या? थोड़े दिन का सुख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद जी हैं, या निराला जी हैं, या पंत जी हैं, महादेवी वर्मा है? जल्दी से देखेंगे। कामायनी के रचनाकार हमारे हो जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। जो ऑप्शन नंबर ए है खुद रेड हो गया है पहले से, तो इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 1936 में कामायनी की रचना इन्होंने की थी, 1936 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें कितने सर्ग थे? कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग थे? तो 15 सर्ग थे। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। कामायनी में कितने सर्ग थे? 15 सर्ग थे, और लिखा कब गया था? 1936 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है। जो पथ शब्द है उसका उचित समानार्थी शब्द है। तो पथ का समानार्थी क्या हो जाएगा? मार्ग। मार्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पथ बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। ठीक है, पथिक नहीं बोलेंगे, पथिक तो रास्ते पे चलने वाले को बोलते हैं। यात्री भी नहीं बोलेंगे, भोजन तो एकदम ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो पथ का मतलब क्या होता है? मार्ग होता है। चलिए आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं तुलसीदास, कबीरदास, या बृंद, या सूरदास। तो रीतिकाल के कवि कौन है? जल्दी से बताएंगे। तो रीतिकाल के कवि ये हैं, बृंद हैं। देखिए रीतिकाल का पूछा है, ठीक, बृंद। जबकि ये तुलसीदास, कबीरदास और ये सूरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। तो ये तो ऐसे ही निकाल ले सकते थे, ये भक्ति काल के हैं, तो बाकी ये कई बच रहे हैं बृंद, जो कि हम लोग के हो गए कौन सा? रीतिकाल के हो गए। ठीक है, बृंद की जो रचना है, नयन पचीसी है, पवन पचीसी है, बृंद सतसई है, इत्यादि रचना उनकी बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, तो आज के रहे ये हम लोग का 33 के 33 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग के 33 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और आप लोग को जहाँ भी दिक्कत हुआ होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किस क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत हुआ है, या किस टॉपिक पे आप लोगों को और वीडियो चाहिए, तो उस पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और लाइक करना तो भूलिए ही मत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नए क्वेश्चनों के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।